सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, मैं करा रहा हूं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित का पेपर जैसा आने वाला है एग्जाम में, वैसे ही बिल्कुल आपके पेपर और एक क्लास मॉडल पेपर की एक क्लास जो है वो मैंने ले लिया है और ये आपका दूसरा क्लास है। बहुत ही अधिक आप लोग का प्यार मिल रहा है, ऐसे ही आप लोग का प्यार मिलता रहे। और देखिए यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से है टेलीग्राम चैनल। अब इसी तरीके से देखिए कि ये आपका मॉडल पेपर 2 है, इसी तरीके से 5 मॉडल पेपर टोटल आपको मिलने वाले हैं और यहां से आपको पूरा कंप्लीट पेपर आपके 4th सेमेस्टर का जो आपके एग्जाम में आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना करके आप जाओगे तो वहां पे आप पेपर में 25 में 25 नंबर करके आओगे। और मास्टर क्लास भी मैं लेने वाला हूं, मैराथन क्लास जिसे आप लोग बोलते हैं, वो क्लास पहले मैंने लिया है और नए तरीके से मैं लेने वाला हूं आपके लिए। तो हो सकता हो कल ही आपका मैं मैराथन क्लास ले लूं, मॉडल पेपर 3 से पहले ही आपको मैराथन क्लास मिल जाए कल ही। तो अब आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी क्लासेस को शेयर करते रहिए, सभी लोग जुड़े रहें जिससे जितना भी क्लास है सबका लाभ मिल सके सबको। ठीक है, सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए, किसी का भी बैक नहीं लगना चाहिए। देखिए सबसे अधिक मैथ और इंग्लिश में बैक लगता है और बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे इसलिए दोनों सब्जेक्ट में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूं, दोनों सब्जेक्ट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास हमारी, उससे पहले लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है हमारा 5 बहुविकल्प की प्रश्नों में 0.027 का घनमूल है। इसका घनमूल लेने को मतलब कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 0.027। अब देखिए किसी संख्या का क्यूब रूट लेते हैं तो हमको कौन सी संख्या मिलती है? हमको वो संख्या मिलती है जिसका अगर हम 3 बार गुणा कर दें तो हमको ये जो क्यूब रूट में संख्या लिखी है वो मिल जाएगी। तो सिंपली हमको यहाँ ऑप्शन में से देख के बताना है कि किस संख्या का हम 3 बार गुणा कर दें कि हमको 0.027 मिल जाए। तो अब देखिए इसका 3 बार गुणा करोगे आप तो 0.00 और 8 मिल जाएगा, और 0.3 का गुणा करोगे तो 0.027 मिल जाएगा, और 2.7 का गुणा आप करोगे तो आपको बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। ये तो आपकी दशमलव में है, और इसी तरीके से 27, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सही ऑप्शन जो है आपका ये है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.3 होगा इसका घनमूल। ठीक है, तो ये देखिए छोटी संख्या का घनमूल एक इससे बड़ी संख्या आ रहा है। ठीक, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है आपका 0 और 1 के बीच की संख्या है। ठीक, इसके बाद देखते हैं तो संख्या 2 है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाजों में से लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता होगी। डूबने की क्या प्रायिकता होगी? तो समुद्र पार जाने वाले 100 जहाज में से लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। बता दिया कि 100 जहाज अगर जा रहे हैं तो 50 जहाज डूब जाते हैं, और हमसे पूछ रहा है कि समुद्र पार जाने वाले जहाजों के डूबने की प्रायिकता। तो प्रायिकता यहां लिखेंगे हम। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। तो देखिए अनुकूल घटनाएं, जब हमसे पूछ रहा है कि जहाज के डूबने की प्रायिकता, तो जहाज कितने केसेस में डूब जा रहा है? तो 50 केस ऐसे हैं, लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। तो 50 जहाज डूब, और कुल कितने जहाज जाते हैं? 100। तो 50/100 ये प्रायिकता आ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 50/100, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि 50 जहाज डूब जाते हैं। तो यहाँ पे अनुकूल घटना में हमको देखना है कि किन घटनाओं में जहाज डूब जाते हैं। तो 50 घटनाओं में डूब जाते हैं, और कुल कितनी घटनाएं हो रही हैं? 100 जहाज जा रहे हैं तो बटे 100, 50/100 ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 3 है, 2x² + kx - 4 = 0
का एक मूल 2 है तो k का मान होगा, k का मान होगा 2x² प्लस के एक्स माइनस 4। अब देखिए ये एक समीकरण यहां पे आपको दिया गया है और बोल रहा है कि इसका एक मूल 2 है। अब किसी समीकरण का मूल क्या होता है, किसी समीकरण का मूल उस समीकरण में जो चर है, जैसे यहाँ पे x है, इस x का वो मान होता है जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। यानी कि x बराबर 2 के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो x का मान 2 यहां पे रख दीजिए, तो 2 गुणे x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर धन k गुणे 2 माइनस 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2 गुणे 4 धन 2k माइनस 4 बराबर 0। माइनस 4 को उधर भी पहले ये देखिए 2 चौक 8 धन 2k माइनस 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2k धन 4 बराबर 0, और 2k बराबर हो जाएगा माइनस 4, और k बराबर हो जाएगा माइनस 4 बटे 2 यानी कि माइनस 2, यानी k का मान कितना आ गया -2। तो इस k का वैल्यू हो जाएगा -2 यहां से। ठीक, तो k के मान -2 के लिए ये दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर होंगे। ठीक है, और ये जो मूल आपको दिया है, मूल का मतलब क्या होता है कि x का वह मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हों, और यहां से हमने k का मान, हमको k का मान नहीं पता था, k का मान निकाल लिया, कितना आ गया -2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, एक चतुर्भुज में होते हैं 4 कोण, 4 भुजाएं, 4 शीर्ष, उपरोक्त सभी। तो एक चतुर्भुज जो होती है वो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, इस तरीके से, जैसे ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी इनको क्या बोला जाता है, इनको शीर्ष वर्टेक्स बोला जाता है। तो 4 शीर्ष होती हैं, ये 4 भुजाएं होती हैं, आपको पता ही है, और 4 कोण होते हैं, ये भी आपको पता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। अब देखिए वर्ग का विकर्ण की जो लंबाई होती है, अगर वर्ग की भुजा a है तो उसके विकर्ण की लंबाई a√2 होती है। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल करके देख सकते हैं a√2, और यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई दी गई है 5√2 दी गई है, 5√2, और ये बराबर होगा किसके, a√2 के। a बराबर लिख सकते हैं 5√2, √2 को इधर भेज दीजिए, बटे में हो जाएगा, इधर गुणे में है, तो √2 से √2 कट जाएगा, और a का मान जो वर्ग की भुजा हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं आपके हो गए। और एक कमेंट में पढ़ रहा था कि जो ये सॉल्यूशन है ये भी बहुविकल्पी में लिखना होता है कि नहीं। तो बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब ही यही होता है कि उसमें केवल आपको ऑप्शन चूज करके लिखना होता है। तो जब आप कॉपी में लिखोगे तो यहाँ ऊपर डाल दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 या उत्तर संख्या 5, उसके नीचे आप लिख दीजिएगा ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। तो ये एक नंबर आपका हो जाएगा, और ये आप रफ वर्क कर लीजिएगा, या अगर इस तरीके के प्रश्न आपको आते रहेंगे तो आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद देखिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 से, और अपने मार्क्स आप लोग जोड़ते रहिएगा कि कितने नंबर का आप खुद से सही कर पा रहे हो। तो अब देखिए √4 सही 29/49 है, तो अब इस सही को भिन्न में बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 49, और 4 में गुणा हो जाएगा 49 में, और ये जुड़ जाएगा 29 में। अब देखिए 4 का गुणा 49 में होगा तो हो जाएगा 196, और धन 29/49 को कितना लिख सकते हैं, 7 गुणे 7, और ये 96 और 29 कितना हो जाएगा 225, और ये 7 का स्क्वायर, और 225 को कितना लिखा जा सकता है, 15 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर। अब देखिए भिन्न के अंश में भी 2 की घात है और हर में भी, तो इसको हम लोग
चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, √15/7 का होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। और यहाँ करनी में स्क्वायर है, जितनी करनी की घात है उतनी ये भी घात है, तो ये जो है संख्या जो है भिन्न जो है ये करनी से बाहर आ जाएगा, यानी कि 15/7 ये उत्तर हो जाएगा। या इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, 2 सही 1/7। ठीक, तो चाहे इस पे छोड़ दीजिएगा चाहे इस पे, दोनों ही उत्तर आपके सही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए संख्या 7 है, 13, 18, 13, यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका जब भी आपको निकालना होगा तो सबसे पहले संख्याओं को एक क्रम में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लगा लीजिए आप, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जब आप लगा लोगे तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 13। 13 से छोटी संख्या कोई है नहीं। और 13 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार जो है वो 13 आ रहा है। तो 13 को 4 बार लिख लीजिए। 13 के बाद देखिए आता है 14, और 14 यहाँ पे 1 बार, 2 बार 14 आ रहा है, 2 बार 14 को लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 14 के बाद 15, तो 15 नहीं आ रहा है। इसके बाद आ रहा है 16, 15 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 18 और 21 बचेंगे, तो 18 लिखिए, फिर 21 लिख दीजिए। और कुल संख्याएं कितनी यहाँ पे आपको दी गई थी, कुल संख्या जो यहाँ पे दिया गया है आपको 4, 4, 8, 1, 9 संख्या। और यहाँ पे देखेंगे 4, 4, 8, 1, 9 संख्या, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि जो दी गई संख्याओं की संख्या है वह कितनी है, 9 है, जो कि होता है विषम, ऑड। ठीक है, ये गिनती में क्या है, ऑड है, 2 से ना कटने वाली संख्या। ये संख्याओं की गिनती कितनी है, 9 है, जो कि ऑड संख्या होती है। तो इसमें हम माध्यिका का फॉर्मूला ऑड के केस में, विषम के केस में अलग लगता है और सम के केस में अलग लगता है। विषम जो होता है तो लिखते हैं n+1/2 वें पद का मान। अब n का मान कितना है, 9, 9 धन 1 10 हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5वें पद का मान। अब 5वां पद कहाँ है, 5वां पद इसमें मत देखने लग जाइएगा, गलती हो जाएगी। तो जो क्रम से लगाया है, क्रम से इसीलिए लगाया जाता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां पद क्या है, 14 है। तो यही आपका माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, 14। 5वें पद का मान कितना है, 14। देखिए 4 पद इधर छूट गए, 4 पद उधर छूट गए, बीचों बीच जो है ये 5वां पद है। तो जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पद होता है वही हमारा माध्यिका कहलाता है, या इसको मध्यांक भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मध्यांक लिख के पूछ रहा है तो भी आपको क्या निकालना है, माध्यिका। इसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, का मान बताइए, sin 45। sin 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2 और प्लस cos 45 ये होता है 1/√2 और इंटू sin 30 होता है 1/2। ठीक, तो अब गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अंश का गुणा अंश में तो √3 हो जाएगा, 1 का गुणा √3 में होगा तो √3, और √2 का गुणा 2 में तो 2√2 हो जाएगा। और ये प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1, और √2 का गुणा 2 में तो 2√2 लिख दीजिए। और देखिए हर समान है तो पूरे के बटे 2√2, और ये हो जाएगा कितना, √3 + 1। तो यहाँ पे उत्तर कितना आ गया, √3 + 1/2√2, ये आपका इसका मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप संख्या 9 है, यदि वृत्त का व्यास 8 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब व्यास दिया है 8 सेमी तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r, डायमीटर का आधा, व्यास का आधा, यानी कि 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। व्यास है 8 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो एरिया जो होता है वृत्त का πr² होता है, और ये कितना आ जाएगा 22/7, और 7 से कटने वाली संख्या है नहीं तो पाई को पाई रहने दीजिए।
पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 पाई, और सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये आप समझ गए कि व्यास से त्रिज्या और त्रिज्या से तो क्षेत्रफल निकाल ही लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, रख दिया वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये आपका 7 से कटता नहीं। ठीक, और आप चाहें तो रख के गुणा भी करके दशमलव में निकाल करके दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु के आधार का व्यास निकालिए। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु की बात की जा रही है। एक लंबवृत्तीय शंकु, इस तरीके से देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लंबवृत्तीय शंकु है और इसकी शंकु की जो ऊंचाई है वह 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, शंकु की ऊंचाई जो है ये 9 सेंटीमीटर दिया है, 9 सेमी दिया है, और इसकी त्रिज्या जो है मान लेते हैं r है, और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया गया है, वॉल्यूम आपको दिया गया है। वॉल्यूम इसका शंकु का कितना होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो लंबवृत्तीय बेलन का 1/3 होता है। तो 1/3 गुणे लंबवृत्तीय बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वही यहां पे भी हो जाएगा। अब आयतन इस तरीके से आप याद रख लोगे, और ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हमको नहीं पता है और एच जो है हमको ऊंचाई 9 सेंटीमीटर पता है, और आयतन हमको पता है 48 पाई, तो आयतन की जगह रख देंगे 48 पाई। अब देखिए जो हमको निकालना है आर का मान, आर निकालेंगे तभी तो व्यास निकलेगा, व्यास पूछ रहा है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सारी चीजें एक तरफ कर लीजिए। आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए ये 3, 48 पाई इधर था और 3 यहाँ इस साइड भाग में था, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पाई गुणे में था और 9 गुणे में था, तो ये दोनों भाग में हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 48 को काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर का मान आ गया 16, आर का मान आ जाएगा 4। ठीक, और आर का मान मिल गया 4, तो व्यास क्या होता है 2r होता है, जो कि मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार का व्यास निकालना था आपको, त्रिज्या हमको मिल गया तो उसका दूना कर दिया, हमको यहाँ पे व्यास मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, यदि cos 90 माइनस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान बताइए। अब जहां पे cos 90 माइनस थीटा अगर कहीं पे लिखा होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा के। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा की जगह हो जाएगा साइन थीटा, और ये बराबर है √3/2 के, और साइन थीटा बराबर √3/2, ये साइन का कितना मान होता है, साइन 60 का ये मान होता है, तो √3/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। अब दोनों जगह साइन जो है हट जाएगा इनवर्स लेने पे, और थीटा का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 60। ठीक, यही आपसे पूछ रहा था कि थीटा का मान बताइए, थीटा का मान कितना होगा 60 अंश। अब इसके बाद देखिए आपके अतिलघुत्तरीय 11 प्रश्न समाप्त हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके अब 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए, लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 12। इसको आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है √sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में 3 मेन आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, सर्वसमीकाएं पढ़ते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही आपका ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा की। ठीक, तो अब ये 2 चीजें हमको पता होती हैं।
अब यही दोनों चीजें यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। ट्रिग्नोमेट्री जब आप सॉल्व करोगे तो हमेशा एक दूसरे में परिवर्तन होता रहता है और वहीं से सोल्यूशन निकल के आता है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसके जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए tan स्क्वायर थीटा, अब ये 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लास्ट में लिख दीजिए। और अब अगर यहीं पे चाहें तो कुछ हमको दिख रहा है, देखिए हमको दिख रहा है एक पद का स्क्वायर, फिर दूसरे चीज का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 दिख रहा है। तो दिमाग में हमारे कहीं ना कहीं जब 3 पद देखते हैं और 2 पे स्क्वायर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में चलने लगता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपको a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, प्लस 2 दिख रहा है, लेकिन ab नहीं दिख रहा है। अब ab भी आप लिख सकते हैं कैसे, अब देखिए tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो tan थीटा का गुणा अंश और हर में कर सकते हैं। जो 2 लिखा है वहां पे इस 2 में गुणा कर दीजिए, tan का गुणा अंश और हर में दोनों, तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। अब इसके बाद देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ये अंश वाला tan ऐसे रहने दीजिए tan थीटा, और इसको कितना लिख सकते हैं, 1 बटे tan थीटा। तो 1 बटे tan थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। 1 बाई tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। अब देखिए पूरा ये बन गया, a की जगह है आपका tan थीटा और b की जगह है आपका कॉट थीटा। ये पूरा आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, और यहाँ पे ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और ये करनी लगी हुई है, करनी में वर्ग हो रहा है, यानी कि करनी हट जाएगी और जिसका वर्ग हो रहा है वो करनी के बाहर आ जाएगा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना करने से ही आपको 2 नंबर जो है मिल जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आसान है, कुछ चीजें ही आपको सीखनी है। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या 13 है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग 12 है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 2 अंक की संख्या है, जैसे 2 अंक की संख्या हमारी मान लीजिए आप 27 है, ठीक। अब बोल रहा है कि 2 अंक की संख्या है जिसका योग 12 है। यहाँ पे योग अगर 2 और 7 का करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पे जो इस प्रश्न में बोल रहा है कितना, 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ तो 27 में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बता दिया कि संख्या में से अगर 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। यानी कि अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या है कि संख्या का जो दहाई का अंक था इकाई हो गया, जो इकाई का अंक था वो दहाई हो गया। तो 27 से 72 हो गई। इस तरीके से आप समझ सकते हैं संख्या। तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया है, अब आपको संख्या निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना संख्या। अब संख्या डायरेक्ट आप नहीं मानेंगे, संख्या आप डायरेक्ट मान भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि चर में जो है वो, जैसे यहाँ पे 27 मैंने लिखा था, अब यहाँ पे x और इंटू वाई आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब 27 लिखा है तो इसका मतलब 27 इस तरीके से लिखा है, 2 गुणे 10 धन 7। लेकिन ये जो एक्स वाई लिखा है ये x इंटू वाई लिखा है, ठीक। तो इस तरीके से संख्या आप नहीं मानेंगे, आप मानेंगे इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो माना संख्या के इकाई का अंक x और इकाई का अंक y मान लीजिए, इकाई का अंक y और दहाई
का अंक x है, ये मान लिया हमने। अब यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, संख्या दहाई में देखिए 10 का गुणा होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है, फिर इकाई को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या मिलती है। तो x में 10 का गुणा हो जाएगा, 10 गुणे x धन y, ये आपकी संख्या होगी। ये सबसे अधिक जरूरी है आपको समझने के लिए कि संख्या कैसे लिखेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या जिसका योग 12 है, यानी कि x और y का योग, जो अंकों का योग 12 बता रहा है यहाँ पे, ये कहने का मतलब है इसका। तो x और y का योग जो है वह 12 के बराबर है। तो ये हमारा पहला ही समीकरण हो जाएगा, x और y का योग हमको 12 पता है। अब यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। अब सबसे पहले हम देख लें कि अगर संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या होगी, तो जब संख्या के अंकों का स्थान बदल जाएगा तो x जो दहाई है वह इकाई बन जाएगा और y जो इकाई था वह हमारा दहाई बन जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुणे y प्लस x। संख्या के अंक बदलने पे जो संख्या का मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, इसका जस्ट उल्टा। अब इसके बाद देखिए जो प्रश्न में हमसे बोला है यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो तब संख्या के अंक जो है वो बदल जा रहे हैं। तो इस संख्या में से आप 36 घटा दीजिए, यानी कि 10x प्लस वाई में से अगर आप 36 घटा दे रहे हो तो आपको क्या मिल जा रहा है, आपको संख्या बदली हुई मिल जा रही है, 10y प्लस एक्स। अब आप यहां से एक समीकरण और बना लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक्स वाई को इधर ले आइए और 36 को उधर ले जाइए। तो 10x प्लस वाई और 10y इधर आएगा माइनस 10y और माइनस x बराबर 36 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये देखिए 10x में से एक x घट जाएगा 9x और ये y में से माइनस 10y होगा तो ये माइनस 9y और बराबर किसके, 36 के। अब इसके बाद देखिए 9 यहाँ पे कॉमन है तो 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन आप लोगे तो 9 और ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई बराबर 36। 9 को उधर भेज दीजिए तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36/9 यानी कि 4। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। पहला समीकरण हमारा यहाँ है, दूसरा समीकरण यहाँ पे है। अब ये समीकरण कैसे हैं, ये दो चर वाले समीकरण है और दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। अब यहाँ पे सीधे जो है यहाँ पे विलोपन विधि अपना लीजिए, सीधे सीधे जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट धन 1 है, यहाँ ऋण 1 है, तो जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो जोड़ दीजिए x 2x हो जाएगा, y माइनस वाई ये 0 हो जाएगा आपस में, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। x बराबर 16/2 यानी x का मान आ गया 8। तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान इसी पहले समीकरण में रख दीजिए, 8 धन y बराबर 12। तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 8, y का मान आ जाएगा 4। ठीक, ये आ गया। अब संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या यही ज्ञात हो जाएगी, x y का मान रख दीजिए 10 गुणे 8 धन 4, तो 80 और 4 84। संख्या क्या होगी, 84 होगी। 84 में से आप 36 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 48। तो बिल्कुल सही हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप कि इस तरीके से ये प्रश्न समझ गए अगर आप, तो आपको ये भी जो भी संख्या वाले इस तरीके से प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मानना किस तरीके से माना जाता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी है, अगर आप सही मान पाओगे तभी सही प्रश्न को हल कर पाओगे।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। अब बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या में भाग दिया जाए तो जो भागफल मिले वो हमारा पूर्ण घन हो। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कि 54 में किस छोटी से छोटी संख्या से मैं भाग दे दूं कि आपको जो संख्या मिले वो पूर्ण घन मिले। तो सिंपली यहां पे कुछ लोग सोच पा रहे होंगे कि 2 से अगर मैं भाग दे देता हूं तो 27 मुझे मिल जाएगा, और 27 क्या होता है, 27 3 का क्यूब होता है। ठीक है, यानी कि ये 27 एक पूर्ण घन संख्या होती है। पूर्ण घन संख्या आप समझ रहे हैं क्या होता है, जो किसी संख्या का घन हो वो संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण घन संख्या। तो यहाँ पे अब आप इस प्रश्न को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे जब मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए जब भी हम को इस तरीके से चेक करना होता है कि संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है, या क्या और उसमें संख्या में और कितना गुना होती संख्या तो पूर्ण घन होती, या संख्या में कितने से भाग कर दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो ये सारे प्रश्न जो है यहीं से सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं, हम संख्या का जो संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो संख्या का यहां पे लिखिएगा, संख्या 8640 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, यहां पे सिंपली भाग दिया जाता है। देखिए इस तरीके से यहां पे भाग देंगे। अब भाग देने में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, तो भाग ले जाएंगे, हो जाएगा 4 3 2 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये 1 और फिर 6 फिर 0, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 में भाग गया 1, अब 1 में भाग नहीं जा रहा है तो 0 लिख देंगे और अगली संख्या हमको मिल जाएगी तो 16, और ये हो गया कितना 16, तो 8 बार जाएगा और 0 में भाग जाएगा तो 0 बार, फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 4 और 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2, और इसके बाद ये बच जाएगा 1 और ये 4 14 हो जाएगा 7 बार और 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 और ये कितना है 3, और यहाँ कितना बचा है 3 के बाद 10 यानी कि 5 बार में। इसके बाद देखिए अब जो है 2 से भाग जाना खत्म हो गया, यहाँ पे बंद हो गया। अब देखिए 3 से भाग जाएगा कि नहीं, तो 1 धन 3 4 और 5 ये 9 हो जाता है, 3 से भाग जाएगा। यहाँ पे 3 से भाग करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 बार गया, 3 चौक 12, और इसके बाद देखिए 1 बच गया और 25 15 45 हो गया, फिर 3 से भाग दीजिए और फिर ये कितना हो जाएगा 1 और 5 15, और फिर अब इसके बाद जो है इसको भाग को और आगे बढ़ाइए, ये 15 है आपका, 15 में 3 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 5 में भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये 15 जो यहाँ था यहाँ से फिर हमने भाग दिया तो ये हो गया। अब जब 1 मिल जाएगा तो अब इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारी संख्या है 8640, 8640 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 का 3 3 6 बार गुणा 2 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर गुणे 3 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा और गुणे 5, ये हमारा इस संख्या का गुणा के रूप में अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी कोई संख्या पूर्ण घन संख्या होती है तो उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में किसी भी संख्या का 3 3 का पेयर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 3 बार गुणा, एक पेयर कैसे बनेगा, यहाँ 3 3 का पेयर बनेगा, तो ये एक 3 का पेयर, फिर ये 2 का 3 का एक 2 का
तीन संख्याओं का एक पेयर हो गया, और ये फिर 3 का एक पेयर, और इसके बाद देखिए 5 अकेले हैं। 5 अकेले हैं यानी कि या तो 2 5 और होते तब 3 का पेयर बन जाता, या फिर इस 5 को हटा दिया जाए तो हमको जो संख्या मिल जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इस 5 को हटाने के लिए 5 गुणे के रूप में है, तो 5 से भाग करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इस 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो कम से कम किससे विभाजित कर दें, 5 से विभाजित करने पे पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो 5 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे भाग करने पे पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। वैसे तो अगर आप चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 गुणे 5 40 से भी भाग देंगे तो भी आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 2 का एक पेयर खत्म हो जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा, और ये 2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर बचेगा, यानी कि इनके गुणा से जो संख्या आएगी वह पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कैसे आपको इस प्रश्न को हल करना है, कैसे जवाब देना है। तो बहुत ही आसानी से अब आप कर पाओगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, यदि पुत्र की दोगुनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है तो कुल योग 56 होता है, किंतु यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र में जोड़ी जाती है तो योग 82 होता है। पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन आपको दिया गया है, 2 स्टेटमेंट और 2 अननोन भी है हमारे पास। तो 2 स्टेटमेंट जो हमको 2 चीजें बताया है उससे हम 2 समीकरण बना लेंगे और हल कर लेंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो नहीं पता है वो मान लेंगे। माना पिता की उम्र x और पुत्र की y है, ये हमने मान लिया। अब देखिए पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यदि पुत्र की दुगनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है तो योग 56 हो जाता है। अब पुत्र की दुगनी उम्र, पुत्र की उम्र है y और 2 गुणे y अगर x में जोड़ दिया जाता है तो योग कितना हो जाता है, 56 के बराबर हो जाता है। ये कह दिया पहली स्टेटमेंट। और दूसरा, किंतु यदि पिता की दुगनी उम्र में पुत्र की उम्र जोड़ी जाती है, यानी कि पिता की दोगुनी उम्र कितना हो जाएगा 2x धन पुत्र की उम्र y, तो योग 82 हो जाता है। ठीक है, अब पिता तथा पुत्र की उम्र आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली 2 इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन गए आपके, और यही दोनों आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो सिंपली क्या करिए कि और जो चिन्ह है वह समान है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2, ये कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा होगा तो सभी पदों में 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y, और 56 जो हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, हासिल लगा 1 10 1 11 112, और ये 2x धन y बराबर 82। अब घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वालों का, तो -2x -y -82, 2x में से 2x घटेगा 0 और 4y में से y घट जाएगा 3y, 112 में से 82 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 और 11 में से 8 आपका घट जाएगा यहाँ पे, तो 30, और y बराबर 30/3 यानी कि 10, यानी कि पुत्र की उम्र 10 वर्ष। और इसी y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। y का मान यहाँ पे लिखिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए y का मान रखिए x धन 2 गुणे 10 बराबर 56, सॉल्व कर लीजिए। x धन 20 बराबर 56 और x बराबर क्या हो जाएगा 56 - 20 यानी कि 36, यानी कि पिता की उम्र जो आ गई 36 वर्ष, पुत्र की उम्र जो आ गई 10 वर्ष। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं
जैसे 10 का दूना किया गया तो 20 और 36 में जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, और 36 का दूना करेंगे तो 72 और 72 में 10 जोड़ेंगे तो 82। बिल्कुल सही आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। तो एक संख्या और उसके वर्ग का योग बता रहा है 182 है, तो मान लेते हैं माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा, उसका वर्ग यानी कि बस उस पे स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा। और बोल रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 हो, यानी कि संख्या में जोड़ दीजिए उसका वर्ग, ये किसके बराबर बताया है, 182 के। तो दोनों को बराबर दिखा दीजिए, तो वो संख्या क्या है। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, फिर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये एक द्विघातीय समीकरण यहाँ पे आपको दिख रहा है और इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका आप गुणनखंड कर लीजिए जैसे हम लोग करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, 1 है, c का मान कितना है, माइनस 182 है। तो a इंटू सी कितना आ जाएगा, माइनस 182, और b जिसका मान 1 है, इस 1 को हमको ऐसे तोड़ना है दो पदों में, दो संख्याओं में, कि गुणा करने पे माइनस 182 आए और जोड़ने पे 1 आ जाए, जोड़ने पे 1 आ जाए। तो अब वो दो संख्याएं क्या होंगी जिसका गुणा करने पे 82 माइनस 182 आए, तो हमको एक संख्या नेगेटिव रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव। अब यहां पे समझिए आप कि आपको संख्याएं कैसे लेना है। आपको अगर वो संख्या नहीं समझ में आ रही है तो आप 182 का यहाँ पे भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 2 से भाग देंगे 9 और 1 91, फिर देखिए और यहाँ पे 7 से कटेगा ये 7 और 7 त्रिक 13 बार में, फिर 13 जो है 1 बार में, यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए 2 गुणे 7 करेंगे 14 और 14 गुणे 13, यानी कि यहाँ पे 14 और माइनस 13 ये हमको संख्याएं मिल जाएंगी, यानी कि इसको हम कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। जो x था धन x उसको हमने लिख दिया 14x माइनस 13x। इतना सब इसी के लिए किया था क्योंकि इसको x को हम तोड़ करके इस तरीके से लिख दें कि 182, ये इसका हम गुणनखंड कर लें आसानी से। अब देखिए यहाँ पहले दो पदों में x कॉमन लीजिए, तो x धन 14 ये हो गया, और बाद के दोनों पदों में 13 कॉमन लीजिए, तो x और प्लस 13 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 14 बराबर 0, और x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, ये गुणनखंड हो गया। अब देखिए x यहां से अब ये गुणनखंड हो गया, तो अब मान हम निकाल सकते हैं। x धन 14 को इधर भेज देंगे तो 0 के बटे x धन 14 हो जाएगा, x माइनस 13 इधर बचा है, और 0 के बटे x धन 14 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 के बटे में कोई भी संख्या लिख दीजिए, मान 0 हो जाएगा, और यहां से 13 उधर भेज देंगे तो x बराबर 13 मिल जाएगा, यानी कि 13 और 13 का वर्ग जोड़ेंगे आप, 13 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक, एक कम 170, और 13 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 182। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका आ गया है। और एक मान जो x का यहां से आएगा माइनस 14 आएगा, तो वो सही नहीं होगा। हमारा जो संख्या मिल जाएगी, जो संख्या का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप एक x का मान हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे। तो 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है। कुआं खोदोगे तो किस आकार का कुआं होता है, कुआं होता है
बेलन के आकार का, लेकिन वो बेलन धरती में होता है और धरती को खोद करके वो बेलनाकार जो है कुआं बनता है। तो अब यहाँ पे हमको खर्च निकालना है, हमारा मोटिव क्या है, कितना खर्च होगा। और हमको पता है कि 30 रुपए जो कुआं खोदने का खर्च क्या होता है, मिट्टी हटाने का। तो बता दिया है कि एक घन, ये घत लिखा है, घन है, प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। तो जहां घन मीटर लिख दिया वहां पे आपको पता चल गया कि आयतन, हर एक घन मीटर आयतन को हटाने के लिए 30 रुपए लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कुआं खोदा जा रहा है, यहाँ पे ये दिया गया है, ये इसका आयतन कितना है, उसी के आयतन के बराबर मिट्टी हटाना पड़ेगा। और एक घन मीटर का हमको पता है, ठीक है। तो हम पता कर लेंगे कुल जितना घन मीटर मिट्टी हटाना है उतने का कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक, जैसे इसको आप समझिए ऐसे कि एक सामान उठा करके रखने का 2 रुपए चार्ज है, ठीक, एक कोई बॉक्स है, वैसे ही इतना मिट्टी, एक मिट्टी, एक घन मीटर मिट्टी को यूनिट की तरह समझिए, तो उसको हटाने का चार्ज 30 रुपए है। तो पूरा कुएं की मिट्टी हटाने के लिए कितना चार्ज लगेगा, उससे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि कुएं को खोदने के लिए कितना मिट्टी जो है हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इस कुएं का आयतन निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना मिट्टी जो है आपको हटाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये कुआं है, ये है कुआं, ये 14 मीटर जो है गहरा खोदना है। और ठीक है, ये धरती का तल है, इसको ये धरती का तल मान लीजिए, और ये गहरा कुआं इस तरीके से खुदेगा। और ये व्यास जो है ये 3 मीटर है, ये व्यास 3 मीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक, 1.5 मीटर। अब समझिए इसके बाद, या 3/2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आयतन हम लोग निकाल लेते हैं, आयतन कितना हो जाएगा इस कुएं का आयतन। तो आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई को पाई रहने दीजिए, आर को लिख लीजिए 3/2 का होल स्क्वायर गुणे एच, एच कितना है, 14 है। अब देखिए यहाँ 14 आ रहा है, तो पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, और ये 9/4 और गुणे 14। 7 से काटिए, 14 को 2 बार में कट गया, 2 से काटिए 4 को 2 बार में कट गया, 2 से काटिए 22 को 11 बार में कट गया। अब 11 के गुणा 9 में कर लीजिए, बस अंश में चीजें बची हैं, 11 गुणे 9, हर में सब 1 हो चुका है। तो 1 गुणे 1 गुणे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 99 घन मीटर इतना आयतन है इस बेलन का, इतना मिट्टी हटाना पड़ेगा। तो खर्च क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा आयतन गुणे दर, आयतन गुणे दर। आयतन है 99 और दर है 30, तो गुणा कर लीजिए, 0 और 3 9 27, हासिल लगा 2, 27 2 29, 2970 रुपए ये खर्च आएगा कुआं खोदने का। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा डीई वृत्त पर 2 बिंदु हैं। कोण बीईसी एवं कोण बीडीसी के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपकी, यहाँ पे आपको एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में आपको एक त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज आपको पता है क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये एबीसी त्रिभुज जो आप देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज क्या है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक। अब तथा डीई, डी और ई वृत्त पे 2 बिंदु हैं, ये डी कामा ई है। तो डी और ई ये 2 बिंदु हैं। और कोण बीईसी और कोण बीडीसी, बीईसी और बीडीसी ये 2 कोणों का मान हमको बताना है, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले
जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सभी अंतःकोण 60 अंश के होते हैं। तो ये वाला कोण 60 अंश, ये वाला कोण 60 अंश और ये वाला कोण 60 अंश। तो सबसे पहले आप लिखिएगा त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, तो अतः ये कोण का नाम और ये कोण 60-60 अंश के होंगे। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो BC जीवा है, ये जो BC जीवा है, ये यहां परिधि पे कोण बना रही है। ये BC जीवा यहां परिधि पे कोण बना रही है, ठीक। और यही BC जीवा यहां पॉइंट A पे भी ये आपका कोण बना रही है। यही जीवा जो है पॉइंट कोण A भी यही जीवा बना रही है, कोण A भी यही जीवा बना रही है और कोण D भी यही जीवा बना रही है। यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण ये कहलाएंगे। एक ही जीवा द्वारा परिधि पे आंतरित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण के बराबर होगा ये कोण, तो ये भी 60 अंश का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कोण हमको पता चल गया। अब इसके बाद देखिए, यहां पे आप एक नियम और लगा सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज भी आपने पढ़ा है, तो चक्रीय चतुर्भुज आप लिखिएगा ACEB में, चक्रीय चतुर्भुज ACEB में ये चारों जो है क्या है, वृत्त के परिधि पे स्थित हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज होंगे और चक्रीय चतुर्भुज का ये सम्मुख दोनों कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 यानी कि 120 अंश। तो ये कोण निकल के आ जाएगा 120 अंश, ठीक। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये कोण और ये कोण आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से यहां पे आपने देख लिया पूरा कि यह मॉडल पेपर कैसे आपको अच्छे से सॉल्व करना था। अब आप खुद से कितना सॉल्व कर पाए ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह क्लास, ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और कमेंट सबको करना है, कुछ ना कुछ आप लोग जरूर कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर करिएगा ग्रुपों में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे सभी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, इसका फ्री PDF। और ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है। किसी भी वीडियो का अगर लिंक नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और ये है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और ये है हमारा ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाहिर सी बात है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास और सभी अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही सभी विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।